नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के अर्थशास्त्र की पुस्तक के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जनसंख्या किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या है? उत्तर होगा मानव संसाधन। दूसरा प्रश्न, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या का रूपांतरण किस में हो जाता है? उत्तर होगा मानव पूंजी में। अगला प्रश्न, जनसंख्या में निहित कौशल और उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक क्या कहलाता है? मानव पूंजी। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान की क्षमता पर बल कौन देता है? सही उत्तर होगा जनसंख्या। अगला प्रश्न, जनसंख्या को मानव पूंजी निर्माण में किस प्रकार से बदला जा सकता है जिससे भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है? उत्तर होगा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का विकास कर। अगला प्रश्न, शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की आय और अधिक स्वस्थ लोगों की उत्पादकता होती है? उत्तर होगा उच्च। शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की आय उच्च होती है, अधिक स्वस्थ लोगों की उत्पादकता भी उच्च होती है। अगला प्रश्न, मानव पूंजी अप्रत्यक्ष रूप से समाज को किस तरह से लाभ पहुंचाती है? उत्तर होगा भूमि और पूंजी जैसे संसाधन जो स्वयं उपयोग नहीं कर सकते उनका उपयोग कर, यानी अन्य वस्तुओं को मानव ही संसाधन के रूप में बदलता है। अगला प्रश्न, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ कैसे है? उत्तर, क्योंकि मानव पूंजी स्वयं में उपयोगी है तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग कर उसे संसाधन का रूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न, मानव पूंजी में निवेश करके इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मानव पूंजी में किस प्रकार से निवेश किया जा सकता है? सही उत्तर होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग और कृषि श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में निवेश के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश से मानव पूंजी में निवेश होता है तथा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर होगा उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे देश की समृद्धि में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कोई श्रमिक किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है? सही उत्तर होगा कुशल श्रमिक की श्रेणी में। अगला प्रश्न, शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव वाला श्रमिक किस श्रेणी में होता है? उत्तर होगा अकुशल श्रमिक की श्रेणी में। अगला प्रश्न, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक के वेतन में किस प्रकार का अंतर होता है? या कुशल या अकुशल श्रमिक में किस प्रकार का अंतर होता है? तो कुशल श्रमिक को अधिक वेतन मिलता है, जबकि अकुशल श्रमिक को कम वेतन मिलता है। कुशल श्रमिक कौन सा होता है? जिन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त हो। अगला प्रश्न, मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है? तो सही उत्तर होगा मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। किस प्रकार से? कि अभी बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो भविष्य में काम करेगा, जिससे वेतन मिलेगा, और वो वेतन बिना शिक्षा और पढ़ाई लिखाई के वेतन से ज्यादा होगा, इससे उच्च प्रतिफल मिलेगा। अगला प्रश्न, कोई देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है वह अपना विकास किस प्रकार से कर सकता है? मानव संसाधन में निवेश कर। उदाहरण है इसका जापान। अगला प्रश्न, प्रमुख रूप से 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप आते हैं? सही उत्तर होगा कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन। तो कृषि क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। वानिकी प्राथमिक क्रियाकलाप है। पशुपालन प्राथमिक क्रियाकलाप है। मत्स्य पालन प्राथमिक क्रियाकलाप है। मुर्गी पालन प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन प्राथमिक क्रियाकलाप है। उत्खनन प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप आते हैं? तो सही उत्तर होगा विनिर्माण। नीचे आप कमेंट में बताइए प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है? अगला प्रश्न, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप आते हैं? सही उत्तर होगा व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य
व पर्यटन सेवाएं आदि। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं या बाजार क्रियाओं में किस उद्देश्य से की गई क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है? सही उत्तर होगा वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं को जिनके लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, यानी वे क्रियाएं जिनके बदले भुगतान प्राप्त होता है उन्हें आर्थिक क्रियाओं के अंदर शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत कौन से उत्पादन आते हैं? तो सही उत्तर होगा स्व उपभोग के लिए किए गए उत्पादन, यानी जिनके बदले हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, यानी वेतन या लाभ नहीं मिलता, उन्हें हम गैर बाजार की क्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई महिला या पुरुष केवल अपने घर का कामकाज करता है तो क्या इसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? सही उत्तर होगा नहीं। साथियों, यदि कोई पुरुष या महिला अपने घर के लिए खाना बनाती है तो उसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। यदि वही खाना वह काम वाली बाई से बनवाता है या बनवाती है तो उसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर को पेंट स्वयं करता है तो उसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं माना जाएगा। यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर अपने घर को पेंट करवाता है तो उसे शामिल किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने गार्डन की स्वयं देखभाल करता है तो उसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वह किसी व्यक्ति को तनख्वाह पर रखकर या किसी व्यक्ति को पैसे देकर गार्डनिंग का काम करवाता है तो उसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या की गुणवत्ता किसी देश की समृद्धि दर को निर्धारित करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान किस तरह से की जा सकती है? उस देश की साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन प्रत्याशा और कौशल को देखकर की जा सकती है। तो सही उत्तर होगा साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन प्रत्याशा और कौशल। अगला प्रश्न, शिक्षा हेतु संचालित भारत सरकार के कार्यक्रम बताइए। तो सही उत्तर होगा सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेतु पाठ्यक्रम, मिड डे मील योजना। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अगला प्रश्न, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर होगा एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। अगला प्रश्न, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी व्यक्ति के जन्म के बाद कितने साल जिंदा रहने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर को किस प्रकार से घटा सकते हैं? तो संक्रमण से रक्षा कर, माता के साथ बच्चे की देखभाल कर और पोषण को सुनिश्चित करके शिशु मृत्यु दर को घटा सकते हैं। अगला प्रश्न, जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता तो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा बेरोजगारी। अगला प्रश्न, श्रम बल जनसंख्या के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं? तो सही उत्तर होगा 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के लोग। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने का इच्छुक नहीं है तो क्या वह बेरोजगारी की श्रेणी में आता है? नहीं। तो साथियों, यदि आप घर से बाहर जाकर काम करने की इच्छा नहीं रखते तो आप बेरोजगार नहीं माने जाओगे। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो सही उत्तर होगा जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं और यह मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं मगर उनकी उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी इसमें अतिरिक्त लोग काम पर लगे रहते हैं और इन अतिरिक्त लोगों को काम से हटा देने पर उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी खेत में एक व्यक्ति की जरूरत है मगर परिवार के 4 व्यक्ति लगे हुए हैं तो उन 3 व्यक्तियों को हटाने से उस खेत की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, एक तरफ तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। यह किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है? तो सही उत्तर होगा विरोधाभास की स्थिति। अगला प्रश्न, किससे मानव संसाधन की बर्बादी होती है? तो सही उत्तर होगा बेरोजगारी से। आशा करता हूं दोस्तों आपको
दूसरे पाठ के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।